चलिए, जय हिंद। लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? संघवाद क्या होता है, एक्चुअल में फेडरेशन क्या होता है, और हमने ये जाना कि भारत फेडरेशन है या नहीं। क्योंकि भारत अपने आप को संघ तो बोलता है, ये तो आपको पता है, पर भारत सिर्फ अपने आप को संघ नहीं बोलता। भारत अपने आप को बोलता है राज्यों का संघ। तो हमें ये पता चलता है कि भारत कंप्लीटली एक फेडरेशन नहीं है, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत तो पहले से ही अस्तित्व में था, जो राज्यों से मिलकर बना हुआ है। क्या भारत से कोई राज्य कभी अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन है, ये दिखाता है कि हम संघवाद के कुछ नियमों को फॉलो करते हैं, पर हमारे यहाँ केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है, ये दिखाता है कि हमारे यहाँ एकात्मकता का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों में हमने संघात्मक गुण अपनाए, जैसे हमारा संविधान लिखित है, शक्तियों का विभाजन किसमें लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है। और संघवाद ये चीज बोलता है कि आपका संविधान कठोर होना चाहिए, ताकि बार बार शक्तियों का हेरफेर या शक्तियों का स्थानांतरण ना हो सके। पर हमें देखने मिलता है कि हाँ, हमारा जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। तो हम कभी अपने आप को कंप्लीटली फेडरेशन नहीं कहते, ना ही हमने अपने संविधान में कहीं लिखा कि हम एक फेडरेशन है। हम तो बोलते हैं कि हम फेडरेशन भी हैं, और हम बोलते हैं हम यूनिटरी भी हैं, मतलब हम एकात्मक गुण भी रखते हैं। हम है एक्चुअल में यूनियन ऑफ स्टेट। हमने स्वयं की एक परिभाषा गढ़ी, हमने स्वयं का एक विचारधारा को अपनाया, जो सबसे बेहतरीन साबित हुई है आज तक के हाल में। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जब संघवाद के नियमों को हम फॉलो करते हैं, या भारत में जो संघवाद के गुण हैं हमारे संविधान में है या हमारे नियमों में है, उन्हें या जो अस्तित्व में है, उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे कौन से बिंदु हैं या की पॉइंट्स हैं जो बार बार इस संघवाद को रोकने का प्रयास करते हैं या इस संघवादी विचारधारा को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। तो उन चुनौतियों पर हमें क्या करनी है, आज चर्चा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इससे पहले एक चीज समझाना चाहता हूं। भारत में संघवाद जब आया अस्तित्व में, तो जो संघवाद था उसके चरण किस प्रकार से आगे बढ़े। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि संघवाद के चरण कौन कौन से हैं। इस चीज को ध्यान से समझना। भारत में संघवाद के चरण, अभी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर किन चरणों की बात हो रही है। देखो, भारत में मुख्यतः संघवाद का पहला चरण देखा गया। भारत आजाद कब हुआ है? 1947 से लेकर लगभग 1967 तक। कोई मुझे बता सकता है इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है और सरकार किसकी है? अब सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ, उस समय केंद्र में और राज्यों में एक ही पार्टी का राज हुआ करता था, और एक ही पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत में थी। वो पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी। तो कांग्रेस को नेतृत्व प्राप्त था केंद्र में भी, और कांग्रेस को नेतृत्व प्राप्त था राज्यों में भी। ठीक है, इसीलिए इस संघवाद को बोला जाता है एक दलीय संघवाद। अब एक दलीय संघवाद में आपको समझा देता हूं इस शब्द का उपयोग क्यों किया गया। एक ही दल है, केंद्र में भी एक दल और राज्यों में भी एक दल। हाल ही में देश आजाद हुआ है हमारा, एक ही पार्टी पावर में है, क्योंकि स्वतंत्रता के समय वही पार्टी ने बहुत सारे कार्य किए, आजादी के तहत भी बहुत सारे कार्य किए, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी, प्रशासनिक तौर पर भी बहुत सारे कार्य किए। ये जो एक दलीय संघवाद है, अब मुझे एक चीज बताइए। आज हम बात करते हैं पावर डिवीजन का, कि हमने केंद्रों को अलग पावर देकर रखा है, राज्यों को अलग पावर देकर रखा है। अब आप ये बताइए, आज यदि भाजपा की सरकार केंद्र में बैठी है और वही भाजपा की सरकार आज मध्य प्रदेश में बैठी है, तो यदि केंद्र सरकार किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी या फंड में कमी या किसी भी प्रकार का कृत्य ऐसा करती है जो राज्य को सही नहीं है या राज्य की दृष्टि से सही नहीं है, तो क्या हमारे राज्य में बैठा मुख्यमंत्री, जो भाजपा का ही एक मेंबर है, क्या उसके विरुद्ध आवाज उठाएगा? उठाएगा? ये तो संघवाद की विचारधारा के विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? क्योंकि संघवाद क्या बोलता है? पावर डिवीजन समान होना चाहिए, किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पार्शियलिटी देखी ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस बैठी थी और सारे के सारे राज्यों में ही कांग्रेस बैठी थी। तो ये कहने कहने के मात्र का क्या था? ये संघवाद था। एक्चुअल में एक ही था, एकीकृत व्यवस्था थी ये, कि हम राज्य में भी हैं और हम केंद्र में भी हैं। जो चाहेंगे वो हम चाहेंगे, जो होगा वो हम देखेंगे, है ना। और आपको पता है कुछ गलत भी होगा तो राज्य इसके विरुद्ध आवाज तो उठाने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि राज्य में जो नेतृत्व करता व्यक्ति बैठा है वो भी इसी पार्टी का बैठा हुआ। कभी आपने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में या किसी भी स्टेट में जहां पर भाजपा की सरकार है, वो कभी भाजपा के अगेंस्ट बोले कि केंद्र हमारे साथ गलत कर रहा है? हमेशा आपने सुना होगा ममता बनर्जी को बोलते हुए, क्योंकि वो भाजपा की सदस्य नहीं है। तो जैसे ममता बनर्जी आवाज उठाती है, क्या दूसरे राज्य आवाज उठाते हैं जहां भाजपा की सरकार है?
नहीं उठाते। सेम एज 67 तक हमने देखा कि हमारे देश में किस प्रकार का संघवाद था, एक दलीय संघवाद था। इसके बाद 1967 से लगभग 1990 तक फिर आता है आपका नंबर 2, इसे बोला गया अभिव्यक्ति संघवाद। क्या मुझे इस शब्द का अर्थ कोई बताएगा, अभिव्यक्ति का? अभिव्यक्ति का बस मतलब बताओ आप, छोड़ दो यहां क्या लिखा है, अपने विचार व्यक्त करना। क्यों? क्योंकि 1990 तक ऐसा क्या देश में हो गया कि एक दलीय संघवाद अभिव्यक्ति संघवाद में बदल गया। 1990 तक हमने देखा कि अब साउथ में या फिर आप देख सकते हैं केरला में सबसे पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी। धीरे धीरे कांग्रेस का दबदबा राज्यों से कम होता गया और राज्यों ने वहां की कुछ लोकल पार्टीज को या दूसरी कोई अन्य दल को क्या दे नेतृत्व देना शुरू किया, जिससे दूसरे स्टेट्स में अब दूसरे दलों की सरकारें बनने लगी। और जब दूसरे दलों की सरकार बनेगी और उन्हें पता चलेगा कि संघवाद को सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, एक्चुअल में संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, या हमें एक राज्य होते हुए जो जो चीजें मिलनी चाहिए या जो जो हमें क्या मिलने चाहिए, क्या लाभ मिलने चाहिए, प्रॉफिट्स मिलने चाहिए, वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे, है ना। तो ये अभिव्यक्ति की गई उन दलों के द्वारा जो राज्यों में अपनी सरकार बनाकर बैठे थे। अभी भी केंद्र में मान लीजिए कांग्रेस बैठी हुई है, पर राज्य में अब दल बदल चुके हैं। उन दलों ने आवाज उठाना शुरू किया कि हमें ये लाभ चाहिए, आप हमारे साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते, या ये शक्तियां हमारी हैं, आप हमारी इन शक्तियों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि भारत में जो पहले एक दलीय संघवाद था वो बदलकर क्या हो गया, अभिव्यक्ति संघवाद। अच्छा, अभिव्यक्ति संघवाद के बाद तीसरा चरण आता है भारत में संघवाद का 1990 से लेकर 2014 के आसपास। इसे बोला गया बहुदलीय संघवाद। क्या बोला गया? बहुदलीय संघवाद। अब ये नई चीज सुन ली हमने, बहुदलीय। तो सबसे पहले आप मुझे शब्द का अर्थ बता दीजिए, बहुदलीय मतलब क्या होता है? बहुत सारे दल। क्यों? क्योंकि 90 तक भी हमने देखा कि बहुत सारी पार्टीज देश में नहीं हुआ करती, चुनिंदा कुछ कम्युनिस्ट पार्टीज थी, एक भाजपा थी और एक आपकी कांग्रेस थी। चुनिंदा पार्टी हुआ करती थी जो अपनी सरकारें बनाती थी स्टेट में, बहुत कम पार्टी ऐसी होती थी जो बहुमत प्राप्त करके स्टेट में अपनी सरकार बना सके, है ना। तो यहाँ सरकारें कम थी, पर हमने 2014 तक देखा कि बहुत सारी सरकारें आ गई। आपने देखा आप पार्टी भी आ गई, बसपा भी आ गई, सपा भी आ गई, टीएमसी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, भाजपा भी आ गई। तो आपने देखा यूपी में किसी और की गवर्नमेंट है, बिहार में किसी और की गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल में किसी और की है, जम्मू कश्मीर में किसी और की है, दिल्ली में किसी और की है, और केंद्र में किसी और की है। ऐसे में क्या हुआ, केंद्र में तो मान लीजिए एक सरकार बैठी है, परंतु जब आसपास के राज्यों में अलग अलग सरकार है तो वो बहुदलीय संघवाद बना। मतलब जो अभिव्यक्ति केवल चुनिंदा एक दो पार्टीज कर रही थी, अब वो बढ़कर बहुदलीय हो गई, यानी बहुत सारी पार्टीज अब संघवाद में आकर जुड़ चुकी हैं और वो अपने अपने पक्ष की बात फिर रखने लगी। इसे बोला गया क्या, बहुदलीय संघवाद। तो पहला चरण हमने देखा कौन सा था, एक दलीय। फिर दूसरा चरण हमने देखा, फिर तीसरा चरण हमने देखा। अब 2014 के बाद 2014 से अब तक पुनः स्थापना होने जा रही है किसकी, फिर से एक दलीय संघवाद की। क्यों, कोई बताएगा? क्योंकि हमने देखा है कि आप चाहे ईस्टर्न स्टेट्स देख लीजिए, चाहे आप नदर्न स्टेट्स देख लीजिए, चाहे आप वेस्टर्न देख लीजिए, मोस्टली एक ही पार्टी अब पावर में आ रही है और स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट बना रही है। कौन? वो है भाजपा, ठीक है। साउथ के और हमारे वेस्ट बंगाल के कुछ स्टेट्स जैसे छोड़कर आप देखेंगे कि हर जगह किसकी कौन है अभी पावर में। अब जब भाजपा बैठेगी तो वहां पे नेतृत्व करता भी भाजपा का बैठेगा, मुख्यमंत्री भी वहां पर भाजपा का बैठेगा, और जब मुख्यमंत्री भाजपा का बैठेगा तो संघवाद कहां का, केंद्र सरकार जो चाहेगी वही राज्यों में होगा। तो राज्यों के स्वेच्छा से खुद के डिसीजन लेने की पावर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जो केंद्र बोलेगा वो राज्य मानेंगे, क्योंकि अगर उन मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बैठा है ना। मुख्यमंत्री किसका बैठा है, जो केंद्र में सरकार है उसी का मुख्यमंत्री। आज आप देखो राजस्थान में, आज आप देखिए गुजरात में, महाराष्ट्र में, यूपी में, यहां तक कि मध्य प्रदेश में, और अभी आप शायद सुन सकते हैं कि बहुत जल्द बिहार में फिर से, है ना, नीतीश कुमार फिर से गठबंधन में आ जाएंगे भाजपा के साथ। तो ऐसे में एक केंद्र में सरकार बैठी भाजपा, तो पावर में कौन रहेगा? और कभी भी ये जो राज्यों के मैंने नाम लिए, ये राज्य कभी भी आपको केंद्र सरकार के बारे में कुछ गलत बोलते हुए या नकारात्मक बोलते हुए नहीं दिखेंगे। तो संघवाद तो रहेगा नहीं, है ना, क्योंकि पावर में एक सरकार रहेगी, वो रहेगी केंद्र सरकार। तो फिर से क्या आ रहा है,
एक दलीय संघवाद। तो पहले हमने देखा शुरुआत किससे हुई, एक दलीय संघवाद से, फिर आपका आया अभिव्यक्ति संघवाद, फिर आपका आया, और अब फिर आ सकता है आपका एक दलीय संघवाद, जो मोस्टली आ ही चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आई आपको कि हमने संघवाद को कैसे जन्म दिया 47 में, और कैसे कैसे अब वो संघवाद बदलता, अपना रूप बदलते जा रहा है। ठीक है, और पुनः उसी रूप में वापस आने वाला है। अगर प्रक्रिया सही तौर पर चले तो एक दलीय भी गलत नहीं है ना। देश विकास मांगता है, अगर विकास राज्यों का भी हो रहा है, केंद्र का भी हो रहा है, तो एक दलीय में भी कुछ गलत नहीं है ना। गलत तब है जब राज्य गलत को भी स्वीकारने लगे, तो वो चीज क्या है, गलत है। अब संघवाद पर हमने चर्चा कर ली, अब हमें ये देखना है कि संघवाद में चुनौतियां कौन कौन सी है ना। ऐसी कौन सी चीजें जो अक्सर बार बार आके संघवाद को ठोकर मारती हैं और कोशिश करती हैं कि संघवाद को तोड़ा जा सके या संघवाद को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो उन बिंदुओं पर अब हम बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु है आपका क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद अक्सर सुना होगा, भूमि को लेकर या क्षेत्र को लेकर लड़ाइयां होती हैं, और वहां पर हम अपने देशभक्ति को, पैट्रियोटिज्म को भूल जाते हैं। हम क्षेत्रवादी नीति को फॉलो करने लगते हैं। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हम भारत के निवासी, ना कि उस क्षेत्र के जहां हमारा जन्म हुआ है। देखो, संघवाद एक लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में तब सबसे अच्छा फलता फूलता है जब यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता साझाकरण के केंद्रीकरण को कम करता है। मतलब कुल मिलाकर सत्ता का केंद्रीकरण कम होना चाहिए, यानी केंद्रीकरण शक्ति ऊपर नहीं होनी चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। भारत का बहुलवादी चरित्र क्षेत्रवाद सहित कई कारकों को जन्म देता है। सुदूर पूर्वोत्तर के लोग कभी कभी खुद को नई दिल्ली से काफी दूर महसूस करते हैं, आपको पता है। अक्सर आपने देखा होगा, मणिपुर हो, चाहे आपका मेघालय हो, या फिर आपका सिक्किम, असम हो, इन्हें हमेशा ये लगता है कि केंद्र सरकार इन पर थोड़ा कम ध्यान देती है या इनके विकास के प्रोजेक्ट्स थोड़े से कम बनाती है, महसूस करते हैं। और बड़े राज्यों वाले देश के दक्षिणी हिस्से के लोग बड़े राज्यों में रहने के कारण खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। अब जो दक्षिण के बड़े राज्य के हैं, वो भी खुद को अलग महसूस करते हैं कि केंद्र सरकार हम पर भी आपने अक्सर एक चीज तो सुनी होगी कि केंद्र सरकार हमेशा उत्तर के राज्यों पर ध्यान देती है ना। साउथ वालों को भी यही समस्या है कि हम पर ध्यान नहीं दिया जाता, हमारी योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, और पूर्वी राज्यों को भी यही समस्या है कि हमारे डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता। तभी आपको देखने मिलता है कि मणिपुर जैसे इंसिडेंट्स होते हैं, है ना, या फिर आपको कोई ब्रिज वहां पे कोलैप्स हो जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट जब बोला जाता है कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना होगी। इसके बाद आजादी के बाद के वर्षों में सफल संघीय शासन की भारत की परंपरा के बावजूद क्षेत्रवाद या अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम, एक चीज याद रखिए, कोई भी प्रेम देश से बढ़कर नहीं होना चाहिए। चाहे वो आपके घर का प्रेम हो, आपके जिले का प्रेम हो, आपके स्टेट का प्रेम हो, या आपके खुद के क्षेत्र का प्रेम हो जिससे भी आप जन्म लिए हैं, फले फूले। प्रेम हमेशा कहाँ होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए देश, और देश के बाद आपका क्षेत्र आता है। ठीक है, कभी भी आप अपने राष्ट्र के लिए गलत बोलकर अपने क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं बोल सकते। ठीक है, आपको सर्वप्रथम किसे रखना होगा, नेशन को। नेशन फर्स्ट की पॉलिसी अपनाइए, उसके बाद बात कीजिए कि हम किस क्षेत्र से। पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद फिर जो आपकी जाति है आप वो है। ठीक है, पहली जाति आपकी कौन सी है, भारतीय। तो सबसे पहले हम भारतीय हैं, भारतीय के बाद आपकी जो जो जाति आप बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि भारतीय होने के कारण ही आज आप ये नाम ले पा रहे हो कि आप किस जाति से हो। समझ में आ रहा है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, सभी को समान स्थान है। क्यों, क्योंकि हम भारतीय हैं। अगर कोई और देश में होते तो शायद हमें एक पार्शियलिटी का भाव देखने को मिलता, पर भारत में ये भाव देखने को नहीं मिलता है। तो कभी अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि वो संघवाद को क्या कर दे, तोड़ने का प्रयास करे, या देश के एकता और अखंडता को हानि पहुंचाने का कार्य करे। अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में अपना सिर उठाता है, अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में अपने सिर उठाता है। अक्सर आपने देखा होगा इस चीज को, है ना, कि लोग अपने क्षेत्र के प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं कि वो दंगों पर उतर आते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि आपने कई बार भारत के विरोधी नारे भी सुने होंगे, सुने हैं। तो ये हमारे संघवाद के विरोध में है, क्षेत्रवाद। दूसरा, शक्तियों का, इससे आप बहुत फ्रेंडली हो चुके हैं। देखिए, शक्तियों के विभाजन का सामान्य सिद्धांत यह है कि राष्ट्रीय महत्व के सभी मामले जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, मुद्रा सरकार को आवंटित किए गए। मतलब किस सरकार को, ये केंद्र सरकार को आवंटित किए गए। जबकि वे मामले जो मुख्य रूप से स्थानीय या क्षेत्रीय महत्व के हैं, जैसे शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस, स्थानीय शौचालय, ये किसको दिया गया है, ये हमने दिया है राज्य सरकारों को या रीजनल गवर्नमेंट्स को। कुछ मामले जिनमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी की आवश्यकता होती है, जैसे आपराधिक कानून, वन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन को किसमें रखा गया है, और समवर्ती सूची में कानून दोनों ही बनाते हैं, केंद्र और राज्य मिलकर।
हालांकि संवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून की विवाद की स्थिति में किसको केंद्र राज्यों का स्थान ले लेता है। मतलब ऐसे विषय जो दोनों को दिए गए हैं, अगर उसमें विवाद की स्थिति होती है तो पावर किसके पास चली जाती है? जो केंद्र सरकार चाहेगी वही होगा। और ये कहीं ना कहीं संघवाद को हानि पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि संघवाद में हमेशा दोनों की सुनी जानी चाहिए, कोई एक ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये दूसरा पॉइंट था। फिर हमने देखते हैं राज्य सूची के मामले में राज्यों की स्वायत्तता का अतिक्रमण। हम जानते हैं राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाता है? राज्य बनाते हैं। पर समय समय पर हमने देखा कि राज्य सूची के विषय पर कानून किसने बनाए? जबरदस्ती केंद्र ने अपनी पावर का, यानी संसद ने अपनी पावर का उपयोग करके। पिछले कुछ वर्षों में संबंधित राज्यों को संदर्भित किए गए उनका परामर्श लिए बिना, राज्यों से परामर्श लिया जाता है क्या? केंद्र सरकार के स्तर में कई महत्वपूर्ण एवं राजनीतिक रूप से संवेदनशील निर्णय लिए गए हैं। देखो, अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर के राज्य विधानमंडल से किसी परामर्श के बिना ही, अच्छा ये चीज तो बहुत अच्छी हुई है, इसको तो वेरी गुड बोलना चाहिए, है ना? अगर ये संघवाद को हानि नहीं पहुंचा रहा, एक्चुअल में 370 का होना संघवाद को हानि पहुंचा रहा था, है ना? क्योंकि यदि एक देश में रहकर दो संविधान है, अगर एक देश में रहकर दो तिरंगे हैं और एक देश में रहकर दो नागरिकता है, तो वो संघवाद नहीं हो सकता। भारत का संघवाद तो वो नहीं हो सकता। तो इसे हटाकर बहुत अच्छा किया, पूछने की जरूरत भी नहीं थी, इन्हें तो बताना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, ये किसी लायक थे ही नहीं। ये जो विधानमंडल था आपका जम्मू कश्मीर का, ये अपने आप को स्वयं का एक अलग देश मानने लगा था, है ना? यहाँ का टर्म भी 6 वर्ष का होता था। हमारी लोकसभा 6 वर्ष की, यहाँ का टर्म, हमारी लोकसभा 5 वर्ष की, यहाँ का टर्म 6 वर्ष का होता था। इसके बाद यहाँ पर जो प्रमुख होता था उसे प्रधानमंत्री बोला जाता था, वजीर बोला जाता था। ये चीज तो हमें क्या है, हमें स्वीकार नहीं है, है ना? तो ठीक किया, बहुत अच्छा किया। संसद ने 3 विवादास्पद कृषि कानून। अब मुझे एक बात बताओ, आप कृषि अगर आपको पता हो ये किसका विषय है? किसका विषय है? पर 3 कृषि कानून लागू किए गए थे पूरे देश में, और वो 3 कृषि कानून राज्य ने लाए थे या केंद्र ने लाए थे? केंद्र ने लाए थे। अब देखिए, संसद ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय कृषि का अधिनियम किया और अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए इन्हें राज्यों पर लागू अतिक्रमण किया। वो राज्य की शक्ति थी, पर केंद्र सरकार ने उस पर अतिक्रमण किया, है ना? कृषि पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का था, बनाया किसने? और जबरदस्ती हर राज्य पर क्या कर दिया? लागू कर दिया। हालांकि इस कानून को बाद में वापस ले लिया गया। फिर नई शिक्षा नीति 2022 को भी राज व्यवस्था की संघीय प्रकृति के अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया गया, क्योंकि शिक्षा भी किसका विषय है? ये भी आपके राज्य का विषय है या फिर संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अधिकार क्षेत्र असम, वेस्ट बंगाल और पंजाब में इन राज्यों में किसी के परामर्श किए बिना ही क्या कर दिया गया? विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि राज्यों में इन्वॉल्वमेंट जबरदस्ती का किसका हो रहा है? केंद्र का। हमेशा, और ये खराब नहीं होता है, ठीक है, हमेशा खराब नहीं होता। हम, आप समझना, हम यहां पर इनके द्वारा किए गए कृत्यों की बुराई नहीं कर रहे हैं या नकारात्मक नहीं बना रहे, हम बता रहे हैं कि संघवाद के विरोध में क्या चीजें होती हैं। अगर हम देखें 370 का हटना क्या संघवाद के विरोध है? तो नहीं, उसने तो हमारे संघवाद को और ज्यादा मजबूत बनाया। पर जब संघवाद की एक परिभाषा लिख दी गई है तो हम उसके अगेंस्ट उसको बोल सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत एक विशिष्ट संघवाद को फॉलो करता है। तो जरूरी नहीं है कि संघवाद की परिभाषा में जो लिखा हुआ है हम उसी को फॉलो करेंगे, हम अपनी स्वयं की नई परिभाषा लिखना जानते हैं। ठीक है, इसके बाद कर व्यवस्था की समस्याएं। हमारे यहाँ पर जीएसटी लागू है। कोई बता सकता है कौन सा संविधान संशोधन? 101 101वां संविधान संशोधन है आपका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने पहले ही राज्यों को उपलब्ध अधिकांश स्वायत्तता का हरण कर लिया है। ठीक है, और देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को उसकी प्रकृति में एकात्मक बना दिया है। अब जो टैक्स कलेक्शन है वो थोड़ा एकात्मक हो गया है, मतलब केंद्र सरकार के पक्ष में ज्यादा हो गया है। अब जीएसटी आना खराब है क्या? खराब है? नहीं है ना? तो कुछ चीजें फेडरेशन के रूल को फॉलो ना भी करें तो बेहतर है ना? क्योंकि वो देश के विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। हमें चीजों की आलोचना नहीं करनी है, हमें ये देखना है कि अगर ये कार्य इस प्रकार से किया गया है या इसने उस नियम को फॉलो नहीं किया तो उसके पीछे कारण क्या था? क्या वो सकारात्मक कारण है या नकारात्मक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर पॉजिटिव है तो ओके है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी ने लिखा है क्या हमें फॉलो करना ही पड़ेगा? हमारे संविधान में लिखा है क्या फॉलो करना ही पड़ेगा? नहीं लिखा ना?
तो समय समय पर हम परिवर्तन कर सकते हैं। समय समय पर जरूरी नहीं कि हम संघवाद को इतना महत्व दे दें कि हम अपने विकास को ही स्लो कर दें। ठीक है, केंद्रीकृत संशोधन शक्ति, संशोधन करने का अधिकार केवल किसके पास है? अब वो चाहे राज्यों में संशोधन हो, चाहे वो सीमाओं में संशोधन हो, चाहे किसी भी नए कानून में संशोधन हो। भारत में अनुच्छेद 368 और अन्य प्रावधानों के तहत संवैधानिक संशोधन की शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। हालांकि कुछ सीमित क्षेत्रों में आधे राज्यों का अनुसमर्थन मांगा गया, पर यहां भी तो आधे राज्यों का माना गया है ना। हो सकता है कि राज्यों में कुछ ऐसा परिवर्तन करना हो जिससे आधे राज्य खुश ना हो, पर आधे यदि हाँ कर दिए तो फिर तो हो गया काम, हो गया। और वैसे भी भाजपा की सरकार जितना अभी है दूसरे स्टेट्स में, आधे राज्य तो उसके पास खुद है। अब दूसरों को मानना हो तो माने, ना मानना हो तो यहां हम देखते हैं कि फिर से केंद्रीय सरकार मजबूत होती है। राज्यों का पक्ष यहां पर फिर से नहीं माना जा रहा है। भारतीय संघ के राज्यों के पास शासन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में वस्तुतः कोई भी शक्ति, संशोधन के क्षेत्र में राज्यों के पास किसी भी प्रकार की शक्ति उपस्थित नहीं है। तो ये एक संघवाद का विरोधी है। भाषाई संघर्ष, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अभी हाल ही में आपने राज्यों का पुनर्गठन पढ़ा है, उसमें आपने देखा कि किसी ने, एक व्यक्ति ने आंदोलन किया था भाषाई रूप पर आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए, जो इसमें वो सफल भी हुए। अब एक राज्य बना तो दूसरे राज्यों की आवाज उठने लगी कि भाषाई आधार पर हमको भी क्या चाहिए? राज्य चाहिए। फिर आपके कितने राज्य बने? 14 राज्य बने, 14 राज्यों को बनाया गया। भाषा केवल एक माध्यम है, ठीक है, कम्युनिकेशन का, संपर्क करने का। भाषा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। भाषा का अस्तित्व समाप्त ना हो ये देखना राष्ट्र का काम है, परंतु भाषा राष्ट्र के ऊपर निकल जाए और राष्ट्र विरोधी हो जाए ये गलत है, ठीक है। कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, गुजराती हो, बांग्ला हो, कोई भी भाषा हो, वो राष्ट्र से ऊपर नहीं है। अक्सर क्या होता है, हम में जो भाईचारा है वो कन्फ्लिक्शन हमें अपनी भाषा में देखने मिल जाता है। आपने सुना होगा कभी महाराष्ट्र में ये चीज की अगर पानी चाहिए तो मराठी में मांगो, कभी कर्नाटक में ये चीज की बात करना है, हेल्प चाहिए तो कन्नड़ में मांगो। अगर हम भारत के नागरिक हैं, हम इंडियंस हैं, ठीक है, हमारी एक जो लैंग्वेज है वो कॉमन है, वो हिंदी से, हिंदी के नाम से जानी जाती है। हमें हिंदी बोलना आती है। अब हमें यदि किसी राज्य में जाना है तो हम हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी भारत का निवासी है। हाँ, किसी दूसरे देश में गए हैं, वो व्यक्ति बोले कि नहीं यहाँ हिंदी समझ में नहीं आती, इंग्लिश बोली, तो हम वहां समझ सकते हैं। परंतु हमें स्वयं के देश में जब ये चीज बोली जाए कि यहाँ हिंदी में बात नहीं की जाती, नहीं सुना जाता, तो वो चीज गलत है। और वो भी उस भाषा के बारे में आप बोल रहे हैं जिसे हमारे संविधान में वर्णित किया गया है, ठीक है। उसके अगेंस्ट में बोलना मतलब आप संवैधानिक कदाचार कर रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ सबसे ऊपर कौन है? संविधान। यदि आप संविधान में किसी भी लिखी हुई चीज का उल्लंघन करते हैं या उसके बारे में कुछ गलत या नकारात्मक बोलते हैं, तो आप किसका उल्लंघन कर रहे हैं? आप संवैधानिक कदाचार कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये भाषाई संघर्ष हमेशा देखने मिलता है। भारत में भाषाओं की विविधता कभी कभी संविधान की संघीय भावना को आघात पहुंचाती हैं। भारत में 22 भाषाएं संवैधानिक रूप से स्वीकृत हैं। इसके अलावा देश भर में सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब महासंघ की सबसे मजबूत इकाई किसी विशेष भाषा को दूसरे पर थोपने का प्रयास करती है। भारत में राजभाषा के लिए खींचतान आज भी एक ज्वलंत मुद्दा है। भारत में आज भी लिखित तौर पर कोई भी राजभाषा नहीं है कि है ना ये ही हमारी राज या राष्ट्रभाषा है। भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में आधिकारिक भाषा क्या लिखा है यहाँ पे? ना कि राष्ट्र लिखा है, ठीक है। आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के दक्षिणी राज्यों के विरोध के कारण भारत में भाषा संकट गहरा आ गया। और अभी अभी हमें देखने मिला है कि सही में जो सदर्न स्टेट्स हैं, हमारे दक्षिण के राज्य, उनमें हिंदी को लेकर एक अलग ही विरोधाभास हमें देखने को मिल रहा है ना। वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट चले गए हिंदी के। ऐसा क्यों, नहीं जानता मैं, और शायद हमें इस पर गहन गहन चर्चा करनी चाहिए। क्यों हो सकता है कि वहाँ की जो लोकल पार्टीज हैं वो कुछ चंद वोट बैंक के लिए वहां के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती हैं। देखो, सीधी बात है, आज यदि चंद कुछ लोगों को इकट्ठा करके, या वो ब्राह्मण हो चाहे वो बनिया हो, कोई भी हो, उनके अंदर उनकी जाति से संबंधित प्रेम को उजागर कर दिया जाए कि आप ही हैं जिसकी वजह से देश फल फूल रहा है, आप लोगों को स्थान नहीं दिया गया, तो ये गलत है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो व्यक्ति अब तक देश में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा था, उसको भड़का कर केवल उसके जाति से संबंधित क्या कर दिया गया, उसके दिमाग में माइंड वॉश कर दिया गया, है ना। यही चीज की जाती है। जब इसलिए बोलते हैं शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा लिखा है वो इन बातों पे कभी नहीं आएगा। हम सुनेंगे सब, पर वहां से हंसकर निकल जाएंगे कि हाँ आपने बोल लिया, मैंने सुन लिया, पर मेरी विचारधारा भारत से बढ़कर नहीं है, आपकी विचारधारा भारत से बढ़कर नहीं है। मैं अपने भारत के लिए किसी भी हद तक गिर सकता हूँ, किसी भी हद तक उठ सकता हूँ, पर भारत के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। ना मेरी जाति भारत से ऊपर, ना मेरा परिवार भारत से ऊपर, और ना ही मेरा धर्म
भारत से ऊपर, सबसे ऊपर एक ही धर्म है, वो है आपका भारतीय होना। उसके बाद फिर क्षेत्र आता है, उसके बाद फिर भाषा आती है, उसके बाद फिर जाति आती है। ये सब चीजें बाद में आती हैं। भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है। इस वजह से कई बार दक्षिण के लोगों को बुरा लगता है, या दक्षिण के राज्यों को बुरा लगता है कि आप हमारी भाषाओं पे ध्यान नहीं देते हो। आज तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा विश्व में कौन सी? हिंदी, है ना। हिंदी अपने आप फल फूल रही है, हिंदी को आप ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। एक समय आएगा, आप देखो हिंदी के प्रति प्रेम वेस्टर्न कल्चर में भी जाग रहा है। वेस्टर्न कल्चर, आज हम स्पेनिश सीखना पसंद नहीं करेंगे, पर वेस्टर्न कल्चर आज हिंदी सीखना पसंद कर रहा है। हिंदी भाषा, मैंने पहले भी बोला, एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, जिसके अंदर आपको हर चीज में एक वैज्ञानिक रूप मिलेगा, हर एक वर्ण में आपको वैज्ञानिक रूप मिलेगा। और हिंदी जितनी शालीन भाषा, मैं दूसरी भाषाओं के बारे में मुझे ज्ञान नहीं तो मैं बोल नहीं सकता, पर मैं जितना जानता हूँ कि हिंदी में एक शालीनता का भाव है। जो एक प्रारूप, सही प्रारूप में हिंदी बोलता है, वो इस बात को समझ सकता है कि सही हिंदी बोलने पर सामने वाले का हृदय कितना गदगद हो जाता है ना। और हम तो हैं ही फिर हिंदी भाषी राज्य, और हृदय प्रदेश। बहुत बड़ा दिल है मध्य प्रदेश वालों का। राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर, देखो राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्र में होते हैं या राज्य में? केंद्र में। देखो भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की स्थापना करता है, जिसे सीधे कौन? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और 5 साल के कार्यकाल के लिए वह क्या करता है? कार्य करता है। राष्ट्रपति को किसी भी समय राज्यपाल को बर्खास्त करने का अधिकार है। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को कार्यकारी, न्यायिक और विधायी और वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं। अच्छा, ये जो अधिकार दिए जा रहे हैं, ये राज्यों के संबंध में दिए जा रहे हैं, है ना। नियुक्ति कौन कर रहा है? परिशक्तियां जो दी जा रही है किस संबंध में है? राज्यों के संबंध में। आर्टिकल 154, राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो कभी कभी देश के संघीय ढांचे के साथ टकराती है। अच्छा, कौन सी शक्ति है? उसे दी गई शक्ति है जो निर्दिष्ट करती है कि राज्यपाल के पास राज्य के सभी कार्यकारी कार्य हैं। और आपने देखा होगा, केंद्र में जिन अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्यों में उन अधिकारियों की नियुक्ति आपको देखने मिलेगा कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो यहां पे भी हमें केंद्र का हस्तक्षेप देखने मिलता है। नतीजतन राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री, राज्य महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयुक्तों को नामित करने का, ये जो सारे लोग हैं, ये काम कहां पर करेंगे? पर उन्हें नामित कौन कर रहा है? और राज्यपाल को नामित कौन, अपॉइंट कौन कर रहा है? केंद्र या राज्य? फिर यहां पे संघवाद का क्या हुआ? विरोध हुआ। उनके पास एक अन्य कार्यकारी शक्ति है जो राज्यों में संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश करने की क्षमता रखती है, जो संघवाद के लिए हानिकारक है। राज्यों में आप आपातकाल लगाना चाहते हैं, इसकी सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? और इस पावर का दुरुपयोग आजादी से लेकर आज तक बहुत बार किया जा चुका है, अत्यंत बार। देखिए, जनवरी 2016 में, अभी की बात है, ज्यादा साल नहीं हुए, अरुणाचल प्रदेश राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जबकि राज्य में एक निर्वाचित सरकार, निर्वाचित मतलब जनता के द्वारा चुनी गई सरकार थी। भारत के संवैधानिक इतिहास में एक विचित्र घटना रची। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगवाया। अक्सर होता क्या है, जब दूसरी पार्टी जीतकर वहां पर सरकार बना लेती है, तो ऐसे में वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि अभी यहाँ सरकार राज्य को चलाने के लिए उचित नहीं है। और फिर क्या होगा? स्थिति देखी जाएगी कब तक हम वापस समर्थन में आ सकते हैं, और फिर इलेक्शन करवाएगा चुनाव आयोग, और हो सकता है फिर इस बार उनकी सरकार बन जाए। यही कृत्य यहाँ किया जा रहा था। इस महत्वपूर्ण मामले में राज्यपाल को केंद्र सरकार का खुला समर्थन भारत की अर्धसंघीय संरचना में अंतर्निहित कमजोरी को, क्योंकि राज्यपाल को समर्थन किसका था? केंद्र सरकार का था। केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356, इसका मतलब होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल नंबर 356 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। देखो मैं यहां लिख देता हूं, 352 है आपका राष्ट्र एक सेकेंड, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 है आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और 360 क्या है आपका? वित्तीय आपातकाल, जो आज तक देश में नहीं लगाया गया है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप केंद्रीकृत ताकतें मजबूत हुई और भारतीय राजनीति के संघीय चरित्र के प्रति घटक राज्यों में असंतोष पैदा हुआ, क्योंकि यहां पर जबरदस्ती का हस्तक्षेप किसने किया? केंद्र ने किया। इसके बाद एकीकृत सेवाएं, इंटीग्रेटेड सर्विसेज,
भारतीय संघ अपनी एकीकृत न्यायपालिका के लिए जाना जाता है, हम जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशनल कोर्ट। अन्य संघों के विपरीत भारत का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, अन्य सभी न्यायालय इसके अधीनस्थ रूप में कार्य करते हैं। राज्यों में विशेष रूप से राज्य की समस्याओं से निपटने के लिए कोई अलग स्वतंत्र न्यायपालिका या अदालत नहीं है। राज्यों के पास अलग से न्यायपालिका है? नहीं है। इसके अलावा भारत के चुनाव, लेखा और लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं भी सभी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम जानते हैं चुनाव का भी केवल एक ही कमीशन है जो राज्य में भी चुनाव करवाता है और केंद्र में भी। लेखा का भी केवल एक सीएजी है जो केंद्र में भी करता है और राज्य में, राज्यों के पास अलग से कोई ऐसी सेवा नहीं है। ठीक है, आखिरी मुद्दा है हमारा धर्म का मुद्दा, जो शायद चर्चा करने का विषय ही नहीं है। हमारे संघवाद को सबसे ज्यादा हानि किसी ने पहुंचाई है, तो वो पहुंचाई है जो धर्म इस देश की ताकत है, वो ही कहीं ना कहीं हमारे संघवाद को तोड़ने का कार्य करता है या देश की अखंडता और एकता को बिगाड़ने का काम करता है। अच्छा, लोग ये क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को गुमराह किया जाता है ना। एक शिक्षित वर्ग का व्यक्ति कभी धर्म के मुद्दे पर लड़ाई नहीं करेगा, उसको पता है कि मेरा धर्म भी श्रेष्ठ है और सामने वाले का धर्म भी श्रेष्ठ है। देखो, ये उसी प्रकार से कार्य करता है कि मैं कहता हूं कि मेरे माता पिता सर्वश्रेष्ठ हैं और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि उसके माता पिता सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ही बस सर्वश्रेष्ठ है। जन्म मैंने भी लिया है, जन्म उन्होंने भी लिया है, तो मेरा धर्म, मेरे धर्म के मूल्य, मेरे धर्म के आदर्श भी श्रेष्ठ हैं, पर आपके जो धर्म के मूल्य वो भी श्रेष्ठ हैं। इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ोगे तो एक अच्छे अधिकारी बनोगे। धर्म के प्रति विरोधाभास नहीं होना चाहिए। देखो, आप हिंदू धर्म के हैं, आप हिंदू धर्म का खूब प्रचार करो, खूब फोटोज डालिए अपने भगवान के, खूब वीडियोस डालिए, खूब तिलक लगाइए, ये बताइए कि हम हिंदू हैं, इस चीज पे प्राउड कीजिए, ये हिंदू होने का धर्म है। पर आप ये ना कहकर ये कह रहे हो कि तुम्हारा धर्म खराब है, तुम्हारे धर्म में ये चीज बेकार है, हमारे धर्म में ये चीज अच्छी, तुम्हारे धर्म से तो ये चीज क्या है, ये चीज गलत है, ये हमें नहीं करनी है। ठीक है, भारत धार्मिक विविधता का एक अच्छा उदाहरण है जो कभी कभी संघ को कमजोर करने के लिए अशांति को जन्म देता है, लेकिन धार्मिक प्रक्रिया हमेशा विभाजनकारी नहीं होती है, अक्सर ये लोगों को जोड़ने का भी काम करते हैं। जब तक लोगों की ओर से उचित सहिष्णुता है और सरकार की ओर से एक वास्तविक धर्म निरपेक्षता की नीति है, तब तक धर्म किसी संघ में असंतुलन का कारण नहीं बन सकता। जब तक सरकार धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपना रही है, तब तक धर्म से लेकर कोई विरोध हो ही नहीं सकता और धर्म कोई विरोधाभास का कारण नहीं बन सकता। क्लियर है ये चीज? अच्छे से क्लियर है। तो भारत के संघवाद में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो उसके लिए चुनौतियां हैं, वो आपको समझ में आ गया, संघवाद समझ में आ गया। अब अगर आपके दिमाग में एक शब्द आएगा फेडरेशन या संघवाद, तो आप बता पाओगे कि आखिर संघवाद होता क्या है, और भारत संघवाद है तो भारत किस प्रकार का संघवाद है, क्या भारत कोई समझौता है या नहीं है, ये चीजें बता पाओगे? भारत के एकात्मक गुण बता पाएंगे आप सभी? क्लियर है अच्छे से? चलिए, जय हिंद।